हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आगे शेड्यूल्ड है। उसमें अभी भी आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम अभी भी है। और अगर आपके मार्क्स अभी भी 50 से 55 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को रेस में मान के चलिए और अभी आप अपने मार्क्स को 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और उन मार्क्स को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे के काफी सारे एग्जाम दे रखे हैं और मैं रेलवे में सिलेक्टेड भी हूँ और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मेरे 82.5 मार्क्स स्कोर थे। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपके मार्क्स अगर 50 से 55 के बीच में आ रहे हैं तो आप उस मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मॉक टेस्ट देना एक अलग बात है और उसका एनालिसिस करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप उसमें कम टाइम दे रहे हैं एनालिसिस के लिए, तो आप उसको उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब आप टाइम कैसे बढ़ाएंगे कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जैसे मैथ में, रीजनिंग में या साइंस में, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको थोड़ा गहनता से देखना है कि आपके गलत क्यों हो रहे हैं। ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा, मैथ और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको जरूर ही आता होगा, क्योंकि आप तुक्के नहीं लगाते हैं मैथ और रीजनिंग में, और लगाने भी नहीं चाहिए। तो मैथ में अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर भी आपका गलत हो गया है, तो आप उसको चेक करिए कि आपका क्यों गलत हो रहा है। या तो फिर आपने उसमें सिली मिस्टेक की होगी, या फिर आपने कोई फॉर्मूले में प्लस माइनस का थोड़ा अंतर कर दिया होगा, या फिर आपने उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी होगी। तो आप उसको चेक करिए और उस अपनी उन गलतियों को पहचानिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये जो गलती हो रही होगी आपकी बार बार हो रही होगी, क्योंकि अगर आपके मैथ में 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके हर मॉक में उतने ही क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, वो आपका पैटर्न क्या है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होने लगता है। जैसे अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि अगले मॉक में नहीं तो फिर उसके अगले मॉक में आप फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे होंगे। या फिर आप कुछ फॉर्मूलेस वगैरह को आप सही से नहीं रिकॉल कर पा रहे होंगे उस टाइम पे, तो फिर आप फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। या फिर जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको पता, मतलब आपने आंसर निकाल लिया और आपको पता है कि आंसर है ए ऑप्शन, लेकिन आपने जल्दीबाजी में ए की जगह सी लगा दिया, या फिर सी की जगह ए लगा दिया। या फिर ऑप्शन में दे रखा है +2 और -2 और आपने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर आ रहा था +2 या फिर -2 और आपने रिवर्स लगा दिया आंसर। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इनको सिली मिस्टेक कहते हैं। तो आप इन सिली मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट के दौरान, तो आप इन सिली मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो आपके जरूरी 5-6 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग की ही भी अगर आप सिली मिस्टेक को अगर अवॉइड कर देते हैं तो आपके इजीली 10 नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स तो वो चले गए, और जो आपके जो नेगेटिव हुए वो आपके 1.33 कुछ समथिंग वो मार्क्स आपके चले गए। तो 5-6 नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए। तो ऐसे ही अगर आपने मैथ में गलत कर दिए 2-3 क्वेश्चन, और आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत कर दिए, तो आपके वो जो मतलब कि इस मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग से नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी तक जो आपके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज के बेस पे भी आपके 6-7 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं। और 6-7 नंबर दोस्तों कम नहीं होते। अगर आपके मार्क्स अभी भी 50 से 55, मैं मान लेता हूँ कि आपके मार्क्स अभी 55 आ रहे हैं, और अगर आप इन जो आपको मैं बता रहा हूँ इन मिस्टेक को अगर आप अवॉइड कर देते हैं, तो आपके मार्क्स पहले वैसे ही 60 प्लस हो जाएंगे। तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 75 का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। जब आप 75 का टारगेट रखेंगे तो फिर आप 70 प्लस की कैटेगरी में फॉल करने लगेंगे। तो फिर आप अपना सिलेक्शन एकदम श्योर शॉट मान सकते हैं कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये हुई कि हमें मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है। अब मॉक को कैसे एनालिसिस करना है, ये मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको हमें अच्छे से देखना है, और जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको हमें देखना है कि हम क्यों गलत कर पा रहे हैं। अब आप, ये हमारी बात हो गई मैथ की और रीजनिंग की। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या होता है, या तो क्वेश्चन आपको आता होगा या नहीं आता होगा, आप ऐसा करते होंगे। या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, अब साइंस का टॉपिक में जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको आंसर, आपको पता है कि या तो होगा उसका अवतल दर्पण या होगा उत्तल दर्पण, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम आंसर क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण लगाएं या अवतल दर्पण लगाएं। तो आप इन चीजों को क्या करेंगे कि आपको पता है कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आपको याद क्यों नहीं आ रहा है उस टाइम, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया हुआ है। अगर जब आप उन चीजों को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको चीजें फिर अच्छे से याद होने लगेंगी। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको साइंस में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप साइंस का क्या करिए, आप मॉक फॉर्म में उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। या फिर अगर आप ऑफलाइन क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ऑफलाइन भी आप वैसी बुक लगाइए जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। वन लाइनर अभी आप ना पढ़ के केवल वैसे वाले क्वेश्चन लगाइए जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वन लाइनर में क्या होता है कि हम याद करते जाते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें याद हो रही हैं।
लेकिन जब एग्जाम में इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो फिर हमें हाँ ये तो पता चल जाता है कि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन फिर हम वही है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि हम क्या क्या ऑप्शन लगाएं। हम 2 ऑप्शन में, कभी कभी 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने थ्योरी तो एक बार पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी होगी तो अब अभी आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर ही रहे होंगे और थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे। तो थ्योरी तो आप पढ़ते रहिए साथ साथ, लेकिन आप क्वेश्चन कैसे लगाइए, मॉक फॉर्म में लगाइए, जैसा मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हैं तो आपको साइंस के किसी भी ऐप पे, आपको जिसको भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो आपको उसमें साइंस के अलग से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। 25 या 30 के सेट में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे ग्रुप डी के ही। तो आप उससे भी अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया ऑफलाइन से आपको कैसे लगाना है, कि जिसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उस वाली बुक से लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन कि आप वन लाइनर लगा रहे हैं। साइंस में भी अभी आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे उससे अगर अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो विद इन 1 और 2 वीक में ही आपके इसमें भी आपके 4-5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे वो सही होने लगेंगे। तो आपके इसमें भी 5-6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसमें अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, तो इसमें कुछ भी नया नहीं बताया कि आपको कुछ नया पढ़ना है, या फिर आपको कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, आपको कुछ नए टॉपिक पढ़ने हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, इसमें आपको मैंने ये बताया कि आप जो भी जितना भी आपने पढ़ रखा है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, आप उसी नॉलेज की अकॉर्डिंग ही आप अपने मार्क्स 10 से 12 नंबर तक बढ़ा सकते हैं ईज़िली। वो कैसे बढ़ाएँगे मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 10-12 मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर जैसे आपके 55 मार्क्स आ रहे थे एग्जाम्पल के लिए, तो आपके 60-65 मार्क्स तो आसानी से हो जाएंगे। 65 मार्क्स कैसे होंगे, आपको अपनी वही गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। इतना आपने कर लिया तो आपके 65 मार्क्स तो वैसे ही हो गए। अब हमें अपने मार्क्स बढ़ाने हैं 65 से ज्यादा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे इंडिविजुअली सब्जेक्ट पर। जैसे हमारे पास मेजरली 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, मैथ, रीजनिंग और साइंस। सबसे पहले अब हम टारगेट करेंगे रीजनिंग पर। रीजनिंग पर हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है। अगर हमारे 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ गए तो अलग बात है। जैसे अगर 30 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है, तो मैं 30 में से मिनिमम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 28 तो करना ही है। 28 कैसा करना है, वो भी सही सही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 28 अटेम्प्ट ले लिए, उसमें से आपके 3-4 गलत हो गए तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आप ये मान के चलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और अगर आपको एक सीट सिक्योर करनी है तो आपको एक एक मार्क्स को बहुत ही वैल्यूएबल समझना है। इसलिए आप बिल्कुल भी अपने मार्क्स को ऐसे लूज नहीं कर सकते हैं। तो और ये रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग और मैथ, तो आप समझिए कि हर दूसरा तीसरा बंदा कर लेगा। जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देगा वो रीजनिंग और मैथ तो करेगा ही करेगा। आप ये बात तो मान के चलिए। तो इसीलिए अगर आप रीजनिंग में भी लैग कर जाएंगे तो फिर आप समझिए कि सिलेक्शन से काफी दूर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि रीजनिंग को तो हमें ऐसा करना है कि हमें 28 क्वेश्चन तो करने ही है मिनिमम, किसी भी हालत में। और 28 में भी कैसे करना है कि अगर हमारा बाई चांस, ये मैं बाई चांस बता रहा हूँ, कि अगर आपका एक आध क्वेश्चन कोई सिली मिस्टेक से गलत हो गया तो अलग बात है। नहीं तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए इसमें। जो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने ही अटेम्प्ट करिए। और जितने क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन 22 आ रहे हैं या फिर 23 आ रहे हैं रीजनिंग में तो आप उतने अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप आसानी से अगर एक से 1.5 महीना देते हैं रीजनिंग को, तो आपके 25 प्लस तो आसानी से स्कोर अभी अगर आ भी रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आपका 1 महीने बाद आने लगेगा। और तो आपको केवल क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चन के लिए ही आपको मेहनत करनी है बस। जो आपके 25-26 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं तो वो तो आपके होते रहेंगे। बस आपको 2-3 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है। तो आप आसानी से, अगर आप दिन का 1 घंटा भी देंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले तो कि आपके कौन-कौन से टॉपिक वीक हैं। तो आपके 3-4 टॉपिक ही जो होंगे उसमें ही आप अटक रहे होंगे। तो उन टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बस उसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी बुक से आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके रीजनिंग में ठीक-ठाक स्कोर आने लगेगा। तो रीजनिंग को हमें सबसे पहले टारगेट करना है कि रीजनिंग में हमें 28 तो हमें अटेम्प्ट करने ही है। और करने वाले तो 30 भी अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और सही भी करते हैं। क्योंकि मेरे खुद 30 के 30 अटेम्प्ट थे और मेरे सारे सही थे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि रीजनिंग में हमें कम से कम 28 का तो टारगेट रखना ही है। अब रीजनिंग में कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स 25 के समथिंग आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। आप एक मॉक टेस्ट देते रहिए। आपको जो आप ऑनलाइन दे रहे होंगे सेट वगैरह, तो आपको अलग से रीजनिंग का केवल सेक्शनल मॉक मिल जाएगा। आप केवल रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाते रहिए। 1 या 2 अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जितना आपके पास टाइम है आप उतने सेक्शन मॉक लगाते रहिए। और डेली का एक टॉपिक पढ़ते रहिए बस। जो भी आपके टॉपिक वीक टॉपिक हैं, जैसे आपके 4-5 टॉपिक ही मैक्सिमम वीक होंगे, तो आप उन टॉपिक के डेली के 20, 30, 40 जितना भी आपके पास टाइम है, आप उस अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन लगाते रहिए। चाहे तो वो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगा सकते हैं, जैसे भी। अगर आप 30 या 40 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं दिन के एक टॉपिक के, तो अगर आप 5 या 6 दिन में भी अगर एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं,
तो आपके अच्छे खासे 4×24 यानी कि 250 से 300 के समथिंग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक के। तो जब आप किसी टॉपिक के 300 क्वेश्चन लगा लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक आपको फिर समझ में ना आए, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपके 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी तो होगी कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी, जभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपको चीज़ें समझ में आती होंगी और जब आप किसी क्वेश्चन के 300 क्वेश्चन लगा लेंगे आप किसी टॉपिक के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वो टॉपिक आपको बार-बार परेशान करे। ये हो सकता है कि आपको कभी-कभी कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है, या फिर किसी जैसे सीरीज़ वगैरह के कोई क्वेश्चन हो जाते हैं जो कुछ ज़्यादा ही टफ आ जाते हैं, जो कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ रखे होते हैं, और तो वो उस एट अ टाइम आपको नहीं याद आते हैं, तो उन 1-2 क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक ऐसे होते हैं रीजनिंग में कि आप फुल आउट ऑफ फुल उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि रीजनिंग को आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग ही एक हमारा स्कोरिंग टॉपिक होता है, रीजनिंग और मैथ दोनों ही। लेकिन और मैथ और रीजनिंग में अंतर क्या होता है कि रीजनिंग में आपको कम टाइम लगता है प्रिपेयर करने में। रीजनिंग में जब आपके इतने मार्क्स आने लगेंगे 27-28, तो फिर आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और आपका जो मार्क्स है मॉक में वो भी आपका इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 55 से लेके 65 तक आपको किस प्रकार से स्कोर बढ़ाना है। आप 65 तक पहुँच गए थे, उसके बाद जैसे आपके रीजनिंग में एग्जाम्पल के लिए अभी आपके 24 मार्क्स आ रहे थे, और वही मार्क्स आपके बढ़ के 27 या 28 हो गए हैं। तो उसमें मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपके 3 मार्क्स बढ़ गए हैं। तो जो आपके 3 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो आपके वही 65 से हो गए हैं 68 मार्क्स। अब हमारे 68 मार्क्स हो गए हैं, बस अब हम 75 तक पहुँचने ही वाले हैं। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने रीजनिंग को अच्छे से टैकल कर लिया, रीजनिंग का हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया, हमने सारी चीज़ों को सीख लिया। अब हम मॉक टेस्ट देना तो लगातार कंटिन्यू रखेंगे। मॉक टेस्ट जैसे हम फुल मॉक दे रहे हैं वो तो अलग है, जो हम सेक्शनल मॉक दे रहे हैं रीजनिंग का, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो जारी रखनी है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम रीजनिंग के 1 या 2 सेक्शनल मॉक देते रहेंगे। अगर आपको सेक्शनल मॉक नहीं देने हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग के आप कोई से भी 4 या 5 टॉपिक उठा लीजिए, उसके 10-10, 20-20 क्वेश्चन आप लगा लीजिए पर डे के हिसाब से। जैसे आपने 5 टॉपिक उठाए कोई से भी, उसके आपने 20 क्वेश्चन लगा लिए, फिर अगले दिन आपने कोई से 5 टॉपिक उठाए, उसके 20 क्वेश्चन लगा लिए। आप इस प्रकार से भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जैसे आपके मार्क्स रीजनिंग में अच्छे खासे बूस्ट हो गए, जैसे आपके 28 या 29 मार्क्स आने लगे, तो फिर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस छोड़ दें। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप टाइम कम कर दीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। जैसे अगर आप जैसे अभी आप 2 डेढ़ या 2 घंटे दे रहे थे रीजनिंग को, तो आप उसे आधा से 1 घंटे के बीच में आप उसको टाइम को श्रिंक कर दीजिए, लेकिन आप उसको टाइम ज़रूर दीजिए डेली का, तभी आपकी चीज़ें वो रिटेन बनी रहेंगी। तो रीजनिंग का इतना हो गया, तो आप 68 तक पहुँच गए अभी तक। अब हम बात करते हैं कि मैथ की। तो अब मैथ में आपको क्या करना है, जैसे मैथ में अभी आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, तो इन 25 क्वेश्चन में से अभी आप लगभग 20 के समथिंग अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो हो सकता है आप 18 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर 18 से 20 के समथिंग आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इतने तो आप अटेम्प्ट कर ही रहे होंगे, जब भी आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जो जिन टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आप देखेंगे कि आप एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा होगा। जैसे अगर आपका सीआई का क्वेश्चन इस शिफ्ट में, जैसे आपने आज कोई मॉक दिया तो आपने उसमें नहीं कर पाए, आप अगले दिन भी उस सीआई का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगले दिन भी ऐसे ही हो रहा होगा कि कुछ कुछ आपके टॉपिक ऐसे होंगे कि आप उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि उन टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेना है। ऐसे आपके भी 6-7 टॉपिक निकल के आ जाएंगे। उन 6-7 टॉपिक को आपको पहले लिख लेना है। जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, तो जैसे आप मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें आपके मैथ की मिक्स प्रैक्टिस हो जा रही है। और बाकी अब आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं वही आपको देता हूँ, जैसे सीआई का आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी पहले आप एक वीडियो देख लेंगे। अब यूट्यूब पे जैसे अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है, तो आप उन टीचर से फिर से देख लेंगे वीडियोस को। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वो पेड कोर्स में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लेंथी बता रखा है, 7-8 घंटे का पूरा वीडियो है, तो आप उसको ना देख के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैराथन करके, कि कंपाउंड इंटरेस्ट मैराथन या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वन शॉट। तो उसमें क्या होगा कि आप चीज़ें कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। हालांकि मैं तो सलाह दूंगा आपको कि अगर आपका कोई टॉपिक ज़्यादा वीक है, तो आप उसको अच्छे से पहले जो आपने पेड कोर्स ले रखा है आप उससे देखिए, भले ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। वो जब वीडियो देख लेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने जो जो क्वेश्चन करवा रखे होंगे आपके टीचर ने, आप उन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल वीडियो देखते हैं और अपनी कॉपी में नोट नहीं करते हैं, या फिर आप अपने आप से सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, किसी बुक से, जो आपके पास बुक होगी स्टैंडर्ड बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप उससे उसी टॉपिक के 100, 150, 200 क्वेश्चन आप उस टॉपिक के लगा लेंगे। ये आप 150-200 क्वेश्चन आपको एक दिन में नहीं लगाने हैं, जितना आपके पास टाइम हो। जैसे अगर आपके पास टाइम है, तो आप 40 या 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगा लेंगे, तो आपके 3-4 दिन में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब आप 200 क्वेश्चन लगा लेंगे किसी टॉपिक के,
और उसी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उतना ज़्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एसएससी, बैंक, इन सब के क्वेश्चन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने ही क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं जो आप क्वेश्चन आपके स्किप हो रहे थे मॉक में, तो वो क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। तो इतना आपको करना है। ऐसे ही आपको, जैसे मैंने आपको सीआई का एग्जाम्पल लेके बताया, ऐसे ही आपके जितने भी 5-6 टॉपिक होंगे, आप उन टॉपिकों के लिए केवल यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, तो आपका अच्छा खासा इसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा आपके स्कोर में। तो इस प्रकार से आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें और होने लगेंगे, तो आपके 3-4 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तो जो आप 68 पे पहुंचे थे आप, तो आप अगर हम इसमें 3 मार्क्स भी बढ़ा लें तो आप 71 पे पहुंच गए हैं। अब आपके 71 मार्क्स आने लगेंगे। हम बात करते हैं साइंस पे कि आपको साइंस में क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, साइंस के पूरे में से पूरे क्वेश्चन तो मुश्किल ही है कि कोई कर पाए। हालांकि इसमें देखिए एक पैटर्न फिक्स रहता है कि जो जिस टाइप के, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा लेवल नहीं रहता है इसमें साइंस का, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है इसमें क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कि जो कि एक टफ टास्क भी है, कि क्योंकि साइंस में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि थ्योरी वाली चीज़ों में क्यों कुछ कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं कि कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो ये रहता है कि हाँ, चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो उसमें से आपको पता रहता है, इसलिए आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन साइंस में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आपको साइंस में पूरा स्कोर करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे इसमें 25 मार्क्स की साइंस आनी है, तो 25 मार्क्स में से आप 20 का टारगेट करिए कि आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि अटेम्प्ट तो आप सारे का टारगेट करके चलिए, लेकिन आप एक माइंडसेट बना के चलिए कि अगर आपके 20 क्वेश्चन के समथिंग भी हो जाते हैं तो आपका एक गुड अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही आप मॉक से आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने देख लिया कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, और उन टॉपिकों के फिर आप वैसे ही करिए। आप या तो यूट्यूब पे उनकी मैराथन वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके टॉपिक वीक हैं तो आपको एक बार थ्योरी पढ़ने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर आप उसके नोट्स बना के यार 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, फिर आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपके आसानी से अटेम्प्ट होने लगे हैं। तो आप इतना करिए। साइंस में भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप एक बार जो आपके टॉपिक नहीं आते आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनका अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उनके नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद फिर आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपके 3-4 मार्क्स उसमें बढ़ जाएंगे। इसमें भी आपके 4 मार्क्स बढ़ गए, तो आप इस प्रकार से 75 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, ये जितना आसानी से मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना आसान ये है नहीं है। ये बात आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप ये बात समझ के चलिए, क्योंकि मैंने भी 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। केवल आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, कि आपको ज़रूरत है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। जैसे अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसी लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ बहुत हाई लेवल की सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग बहुत हाई लेवल की सॉल्व कर रहे हैं, साइंस में भी आप जाने क्या-क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको केवल उस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड में भी, जैसे साइंस में मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कम वेटेज रखते हैं। तो जो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो वो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक का कम वेटेज है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करिए कि जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर आपके मार्क्स जल्दी बढ़ने लगेंगे। ऐसा ना हो कि जिस टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आए हों प्रीवियस ईयर में, आप उन टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और जिन टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आए हों वो सोच रहे हो कि आप बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अच्छी स्ट्रेटेजी भी बहुत मायने रखती है। अगर आप स्ट्रेटेजी अपनी सही बनाते हैं और आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े, क्योंकि मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। आप 5-6 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, तो पर डे के हिसाब से आप उतना तो पढ़ ही रहे हैं। तो जब आप इतना पढ़ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसे सही दिशा में मेहनत कर लीजिए। और सही दिशा में मेहनत करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो आप इस प्रकार से अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, तो आपके 75 प्लस मार्क्स तो आसानी से बढ़ जाएँगे। और अभी ये मैंने इसमें करंट अफेयर्स तो इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी ऐसा होगा कि अभी आपके मार्क्स पूरे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, और बहुत लोगों ने तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ा भी नहीं होगा, और अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। करंट अफेयर्स आप कब पढ़ेंगे, जब आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएँगे, जब आपको पता चल जाएगा, कुछ भी आपको अपडेट मिल जाएगी कि हाँ, आपका एग्ज़ाम इस तारीख से या फिर इस मंथ में स्टार्ट होने वाला है। तो जब आप देख लेंगे कि आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो 1 महीने के टाइम में भी आप आसानी से अपनी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप करंट अफेयर्स को जब टाइम दे पाएँगे, जब आप अपने ये 3 सब्जेक्ट अभी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और पता चला कि अभी आपके जैसे सब्जेक्ट अभी हैं, और
जब आपका एग्जाम होगा जब भी आपके सब्जेक्ट ऐसे ही होंगे अधूरे से, तो फिर आप करंट अफेयर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है कि आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस को। तो जब आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर आपके पास फिर करंट अफेयर्स पढ़ने का ही अकेला सब्जेक्ट रह जाएगा, तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स को टाइम दे सकते हैं। हालाँकि करंट अफेयर्स को भी आपको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी कुछ भी पूछ लेते हैं वो, तो इसलिए उसमें भी थोड़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। तो इसलिए अगर आप, जब मैं आपको बता रहा था कि जब आपके पास 1 महीना बचेगा एग्ज़ाम के लिए और उस टाइम भी अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हैं पर डे करंट अफेयर्स के लिए, तो आप आसानी से 10-15 दिन के अंदर अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड होगा उतना ही। तो ऐसा नहीं होगा कि आप करंट अफेयर्स आपने 10-15 दिन में पढ़ा और आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होगा और ऐसा आपको करना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहे 10-15 दिन पढ़ लें, चाहे आप 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना डेली का, आपके क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट होंगे ही नहीं करंट अफेयर्स के। क्योंकि वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी डीप में पूछ लेते हैं, या फिर हो सकता है 3-4 साल पुराना पूछ लिया, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन या तो फिर आप उसमें तुक्का लगाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3-4 क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने कहीं-कहीं देखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन आप उसमें श्योर नहीं होंगे कि आपको आंसर क्या लगाना है। तो इससे बढ़िया उसमें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता अभी आपको है नहीं, ना ही बाद में आवश्यकता है। आप केवल उतना ही पढ़ लीजिए जितने से आपका काम हो जाए। जैसे 10-12 मार्क्स की अगर करंट अफेयर्स आ रही है, तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर सकते हैं, तो उतना भी आपके लिए मोर देन इनफ है। इतने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई टॉप नहीं करना है इस एग्ज़ाम में। आप तो अपना केवल जो आपका 75-80 का टारगेट है, उसको दिमाग में लेके चलिए कि आपको 80 का टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।